इस वीडियो में ना सारे ईपीएफओ के स्पेस रिलेटेड टॉपिक्स एंड ऑल मैंने कवर करने का ट्राई किया और एक वन शॉट बनाया है। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड ऑल सब कुछ बहुत ब्रीफ में किया मैंने, बहुत थोड़ा ब्रीफ में ही है, इतना ज़्यादा वो नहीं कर रखा कि बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के कर रखा है, नहीं, बहुत छोटा छोटा सा है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें। इसरो की पूरी वो है, क्या क्या उन्होंने कैसे कैसे करा, पूरा इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के बारे में भी है कि कैसे कैसे करा हमने। तो लेकिन सबके बारे में ब्रीफ है, कुछ बड़ा नहीं है कि बहुत लंबा, तो क्योंकि वन शॉट बनाने का ट्राई करा है मैंने। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि स्पेस प्रोग्राम सबसे पहले हमें पता है, जब भी हमारे आसपास, जब भी हमारे पास स्पेस की बात आती है तो हमें अपने इंडिया के बारे में यही बात आता है, इसरो। इसरो इज़ द फ्लैग बियर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, हमें पता है। और ये वर्क किस चीज़ पे करता है, ये वर्क करता है वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस एंड फाइबर नेटवर्क। इसके दो बेसिस हैं, जो किस, एक वायरलेस कम्युनिकेशन और फाइबर नेटवर्क, ठीक है। अब जो हमारा इसरो है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन ऑब्जेक्टिव दो हैं उसके, कि स्पेस डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन, जो सबके स्पेस रिसर्च प्रोग्राम जो कैरी करते हैं हर कंट्री के, जो होते हैं ये स्पेस को डिस्कवर करना। दूसरी चीज़ क्या, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन और रिलेटेड स्पेस साइंसेस, ठीक है। वही कि जो जो हमने ढूंढा स्पेस के बारे में, ताकि और बच्चों को, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनको इंटरेस्ट है और वो आगे बढ़ा सके। बाकी रिसोर्स मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, एनवायरनमेंट इंस्पेक्शन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो एज यूजुअल होता है ये, जो हेल्प करता है। मतलब सैटेलाइट देखती है, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट भी जा सकता है। अब जब भी सैटेलाइट, बहुत सारे टाइप्स के सैटेलाइट होते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारी कम्युनिकेशन, मेन बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं से मिलिट्री सैटेलाइट जो मिलिट्री के लिए यूज़ होता है। तो ये सब फालतू की है, मतलब फालतू की तो नहीं, काम की बहुत होती है लेकिन हमारे काम की इतनी नहीं है ये। तो सबसे पहले हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस चीज़ के लिए होता है, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन यूज इन कम्युनिकेशन, टीवी, मेनली यूज माइक्रो एंड रेडियो वेव्स। जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो कम्युनिकेशन के लिए हम रेडियो और माइक्रोवेव्स ही यूज़ करते हैं। जैसे अलग अलग टाइप की वेव्स होती है ना, रेडियो माइक्रो इंफ्रा विजिबल यूवी एक्स गामा, ऐसी रेज पड़ती हैं। जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी गामा में ज़्यादा होती है और रेडियो में सबसे कम होती है। ऐसे ही मतलब मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया है। तो माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आते हैं इनसैट सीरीज़, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज़। इंडिया के पास अभी 90 ऑपरेशनल 2020 तक की बात कर रही हूँ मैं ये, कि 90 ऑपरेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वो होता है जो अप्रॉक्स से इंडिया से अर्थ रोटेशन 23 और 56 मिनट में करता है, अप्रॉक्स 24। तो सेम टाइम में कवर करे, मतलब जब एक अर्थ रोटेट कर रही हो ना, तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे अर्थ इसमें रोटेट करे तो वो ऐसे रोटेट करे, मतलब एक टाइप से थोड़ा सा स्टेशनरी रहे। मतलब अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है तो मतलब अर्थ की स्पीड से रोटेट करता है, जितने टाइम में अर्थ रोटेट करती है ना, उतने टाइम में जियो स्टेशन सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर रोटेट करती है। अप्रॉक्स कितने किलोमीटर अबव, 35 किलोमीटर अबव, ठीक है। वन ऑफ द इंडिया के होल्ड करता है लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट एशियन पैसिफिक रीजन में। इंडिया फॉरेन कंट्रीज़ की भी, जैसे यूएसए, रशिया की अलग अलग कंट्रीज़ के भी सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बाहर स्पेस में भेजते हैं। हमारे पास 14 ऑपरेशनल सैटेलाइट हैं, इनसैट और जीसैट, जियो स्टेशनरी और इंडियन नेशनल सैटेलाइट। तो वो 3A 3C 4B ये इनसैट 3A, इनसैट 3C, इनसैट 4A, इनसैट 4B, 4CR, 3DR, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, ये जीसैट है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करा रही हूँ तो साथ साथ करते रहना, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी कराने का ही ट्राई करा है मैंने, ज़्यादा वैसे नहीं है कि इतना कन्फ्यूजन नहीं है, बस साथ साथ करते रहो और याद हो जाएगा। एप्लीकेशन क्या होता है हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट के, टीवी सीरीज़, मतलब टीवी की सीरीज़, या फिर रेडियो में जो सुनते हैं हम, टेलीमेडिसिन, रेस्क्यू एंड सैटेलाइट एडेड रिसर्च, जैसे कि अगर कहीं भी कोई अर्थक्वेक आया तो हम सैटेलाइट से पता कर सकते हैं कितने बड़े एरिया में आया, कहाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक आया, कहाँ थोड़ा सा कम आया, मतलब कितना नुकसान हुआ, और हेल्प रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हेल्प इन जियो पॉलिटिक्स, स्पेस प्रोग्राम जैसे कि SARSC सैटेलाइट, लैंडिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट फॉर रशिया एंड USA, ठीक है, लैंडिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट, सॉरी, ठीक है, लैंड करवाते हैं वो, सॉरी आई एम सॉरी। अब आते हैं IRS सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। तो सिंस IRS 1A 1988 में
इंडिया होल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, मतलब इंडिया बहुत सारे IRS सैटेलाइट्स भेजता रहता है, जो कार्टोसैट, ओशन सैट, रीसैट, जो रिसोर्स वाली ऐसे। फिर आते इसके IRS के एप्लीकेशन क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट, सेम चीज़, बायो रिसोर्स, एनवायरनमेंट। जैसे IRS क्या करता है, रिमोट सेंसिंग, मतलब कि कोई रिसोर्स, ओशन, ये सब चीज़ें। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, सेम चीज़, जो रिसोर्स, बायो रिसोर्स, एनवायरनमेंट सर्वे, मैपिंग, मैपिंग समझ रहे हो कि ये मैप इंडिया का है, ये मैप कैसा है, कार्टोग्राफी, सॉरी एग्रीकल्चर एंड सॉइल, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, तो तुम साथ साथ करते रहो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ ISP इज़ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। तो 1960 की बात करते हैं, पहले 1957 की बात करते हैं। 1957 में क्या हुआ था, हमारी पहली सैटेलाइट जो थी स्पुतनिक, वो गई थी स्पेस में, ठीक है, लॉन्च हुई थी, है ना। कहाँ से हुई थी वो, तुम्बा स्टेशन से, शायद से लॉन्चिंग स्टेशन से। तो 1960-70 की बात करते हैं, तो ये इंसिपेंट स्टेज होता है हमारे ISP का, स्टार्टिंग या डेवलपिंग जिसको बोलते हैं। अलग अलग वर्ड्स भी आने चाहिए ताकि तुम बोल पाओ, कोई भी किसी को कोई भी तुमसे पूछे कि ISP कब बना था, इसका इंसिपेंट स्टेज या डेवलपिंग स्टेज क्या होता है, तो ये सब तुम पता हो, तो इसलिए थोड़े थोड़े अलग अलग वर्ड्स भी यूज़ करें। तो हमारे फाउंडिंग फादर हैं, हमें पता है, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो जब फर्स्ट सैटेलाइट 1957, याद रखना 1957 में स्पुतनिक हुई थी। आफ्टर दिस ही रियलाइज द पोटेंशियल, जब उन्होंने देखा, हमने इंडिया ने जब भेजी स्पुतनिक, तो उन्होंने पोटेंशियल रियलाइज़ करा, और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ एक स्पेस रिसर्च सेंटर डाला अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1961, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो और जिनके हम फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम को कौन बोलते हैं, होमी भाभा। इनके नाम पे भी हमारा एक स्पेस लॉन्चिंग साइट है, शायद से रिसर्च सेंटर है, भाभा रिसर्च सेंटर शायद से, है ना। तो ही फाउंडेड इनकॉस्पार, जो है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर इनकॉस्पार 1962 में। देखो 57 में स्पुतनिक, 61 में वो स्पेस रिसर्च सेंटर खुला था अंडर द जुरिडिक्शन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, 62 में इनकॉस्पार आया था, ठीक है। It was established with sounding rocket aided by India's geological proximity to equator in 1962, ठीक है। फिर 1963 21 नवंबर 1963 में क्या हुआ था, फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ था, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट, ठीक है, थुम्बा उससे इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन तिरुवनंतपुरम साउथ केरला, ठीक है। अब मैंने यहाँ 1962 में बनी थी, रॉकेट एडेड प्रॉक्सिमिटी बनी थी, बाकी उसके बाद 21 नवंबर 1963 में वो फर्स्ट साउंड रॉकेट लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने रोहिणी फैमिली ऑफ साउंडिंग रॉकेट्स बनाया, जो थे हमारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ऑफ साउंडिंग रॉकेट्स। और फिर इसरो वॉज ऑफिशियली एस्टैब्लिश ऑन अगस्त 1969, और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एस्टैब्लिश हुआ था 72 में। देखो 61 में किसके अंडर आया था, वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। अब स्पेस का अपना एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया हमने 72 में, ठीक है। इसके बाद फेज़ 2 आता है, जो आता है 19 कहाँ तक पढ़ा था हमने, 70 तक, 70 to 1980, ठीक है। तो साराभाई पार्टिसिपेटेड इन अर्ली नासा स्टडी, पता है हमें, पता है नहीं, मतलब वो बताते हैं कि साराभाई ने नासा में भी काम करा था। तो उन्होंने क्या पढ़ा था वहाँ पे कि टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए तक यूज़ करा जाता है सैटेलाइट को, तो उन्होंने भी साथ साथ काम करना शुरू करा, एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर रिमोट सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो और फिर 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट हमारी पहली सोवियत लॉन्च हुई थी, इंडियाज़ फर्स्ट वेंचर इन स्पेस, हमारी कहाँ, ठीक है, आर्यभट्ट हमारी सोवियत लॉन्च हुई, सॉरी फिर क्या हुआ था, फिर 1979 की बात करते हैं। 1979 में SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, SLV कहते हैं, वॉज रेडी टू लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग स्टेशन। श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग स्टेशन हमारा सेकेंड लॉन्चिंग साइट बना। पहला कौन सा था, थुम्बा था, जो था केरला में, तिरुवनंतपुरम साउथ केरला। उसके बाद दूसरा कौन सा है, श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग स्टेशन। यहाँ से फर्स्ट लॉन्च हुई थी 1979 में, लेकिन फेल हुई थी ड्यू टू मैल फंक्शन इन सेकेंड स्टेज। अब वो 1980 तक सॉल्व हो चुकी थी,
और फिर वो फिर से लॉन्च करी गई थी। फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट यहाँ से कौन सी लॉन्च हुई थी, जो थी रोहिणी। ठीक है, अब 1980 to 1990 की बात करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुआ था। जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था हमारा इसरो, वॉज वेरी ईगर टू, मतलब वो सब रिसर्च करा था इसरो तब तक 72 से अब तक, तो एंड दे वर वेरी ईगर टू लॉन्च इट। तो उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट करा। SLV ट्रूली यूजफुल, उन्होंने पोलर ऑर्बिट्स की तरफ अपनी सैटेलाइट भेजी ताकि वो पोलर रीजन को पढ़ पाएँ। ठीक है, 1987 में ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV टेस्टेड हुआ, लेकिन फेल हो गया। फिर से एडजस्टमेंट हुई, मॉडस्ट एडजस्टमेंट मतलब रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट करी गई और वो फिर से फेल हो गया। अब 1990 to 2000 की बात करते हैं। 1990 में ASLV जो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। और फिर 1994 में PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वर्क लॉन्च व्हीकल वही बोथ अब PSLV क्या हुआ, वो रिमोट सेंसिंग के साथ भी काम करता था और कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भी लॉन्च करता था। अब 2000 के बाद की बात करते हैं। 2001 में क्या हुआ था, GSLV जियोसिंक्रोमस मतलब जियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं हमें। GSLV क्या, जियोसिंक्रोमस GSLV मतलब जियोसिंक्रोमस फर्स्ट डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पे GSLV पहली फ्लाइट डेवलप हुई थी यहाँ पे। 2002 में कल्पना 1 सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, हमें पता है इनके बारे में, कल्पना 1। 2003 में GSAT-2 लॉन्च हुआ था। 2004 में EduSat। 2008 में चंद्रयान लॉन्च हुआ था। ये अनमैन्ड प्रॉब था टू मून, टू एक्सप्लोर द मून मेनली। एंड 2008 से इंडिया ने फॉरेन पेलोड्स फ्रॉम इंडियन सॉइल, मतलब इंडिया ने लॉन्चिंग स्टार्ट कर दी थी दूसरे कंट्रीज़ की भी। जैसे अगर कई कंट्रीज़ के पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं होता तो वो थोड़ा सा पैसा दे के उस कंट्री को लॉन्च करवा देते हैं कि तुम ये पैसा रख लो और हमारी सैटेलाइट लॉन्च करवा दो स्पेस में, ऐसे। तो 2009 में रीसैट रिसोर्स सैटेलाइट सेकेंड लॉन्च हुई थी। 2010 में स्टोसैट, कैटोसैट और +3 छोटी छोटी PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो ने डाली, मतलब स्पेस में भेजी थी। PSLV, GSLV एंड नेक्स्ट जनरेशन GSLV Mark 3 लॉन्च हुई थी 2010 में ही। अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च इस कटिंग एज IRS, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम भी लॉन्च करा गया था। अर्थ को की ऑब्जर्वेशन भी स्टार्ट करी गई थी 2010 में। ठीक है, अर्थ की नहीं, मतलब मेनली इंडिया की जियोलॉजी एंड उसकी। ठीक है, रिसोर्स सैटेलाइट, कार्टोसैट, ओशन सैट, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट, जियो इमेजिंग सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट, इनसैट, 3DR, ये सारी मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के अंडर आते हैं सैटेलाइट जो लॉन्च करी गई थी। 2011 में रिसोर्स सैटेलाइट 2 +2 अदर PSLV लॉन्च करी गई थी। 2012 में रीसैट 1 लॉन्च हुई थी PSLV से। ठीक है, फिर 2013 में PSLV C32 सक्सेसफुली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1A, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट 1A ऑन 1 जुलाई। ठीक है, PSLV C25 मार्स ऑब्जर्वेशन मिशन था, शायद 5 नवंबर को जो स्टार्ट हुआ था। लेकिन 2014 में क्या हुआ था, 2014 में हमने क्या पढ़ा था, GSLV DS लॉन्च हुआ था 5 जनवरी 2014 को। डेट्स भी थोड़ा सा याद रखना, क्या पता काम आ जाए, मतलब कई बार पूछ लेते हैं, कई बार ईयर और मंथ का मैक्सिमम ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन डेट याद रख लेना। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम और मंगलयान 2014 में मार्स में की ऑर्बिट में वो चला गया था। ठीक है, तो इंडिया बिकेम, इसके बाद मंगलयान के बाद इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू इंसर्ट स्पेस क्राफ्ट इनटू मार्शियन ऑर्बिट इन फर्स्ट ट्राई। बाकी सारी कंट्रीज़ ने भी पहले ट्राई किया था, इंडिया फर्स्ट नहीं था, लेकिन इंडिया फर्स्ट कंट्री था जिसने पहली बार में मार्शियन ऑर्बिट में डाल दी थी अपनी स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, 18 दिसंबर की बात करें तो GSLV MK3 फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट ऑफ इसरोज हेवीएस्ट एंड अपग्रेडेड रॉकेट व्हीकल फ्रॉम श्रीहरिकोटा से GSLV MK3 सबसे भारी अब तक की भेजी गई थी स्पेस में, लॉन्च हुई थी। ठीक है, 2015 में क्या हुआ था, 4th नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी। मंगलयान को 100 डेज हो गए थे रिसर्च करते करते, और ब्रिटिश की हमने 5 सैटेलाइट लॉन्च करी थी। 28 सितंबर 2015 को क्या हुआ था, इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी ArtoSat वॉज सक्सेसफुली लॉन्च ऑन बोर्ड PSLV 30 रॉकेट।
ठीक है। तो PSLV-30 रॉकेट को लॉन्च किया गया था कहाँ से? मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी आर्टोसैट से, ठीक है, मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। फिर 11 नवंबर को क्या हुआ था? लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंडिया GSAT-15 लैंडेड एरियाने 5 रॉकेट फ्रॉम स्पेस पोर्ट इन फ्रांस ग्युयाना, ठीक है, मतलब बोला नहीं आता मेरे को, लेकिन स्पेलिंग लाइक GUIANA, फ्रांस की कोई स्पेस स्टेट होता है वो, ठीक है। PSL इसका फ्रांस की यहाँ पे हमने 2-3 और शायद से लैंड करा रखी है, इतना मेरे को याद है। 16 दिसंबर, और भी आगे जाएंगे ना तो हमने वहाँ पे करा रखी है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। 16 दिसंबर PSLV-C-29 32nd फ्लाइट में लैंड करी गई। 6 सैटेलाइट भेजी गई थी टोटल जो लैंड हुई थी, जिसमें से TLEO-H सॉरी वो मेन थी, बाकी सारी 5 थी जो सैटेलाइट थी वो को पैसेंजर थी उसमें, ठीक है। 2016 की बात करें तो 2016 में 20 जैन को PSLV-C-31 ने अपनी 33rd फ्लाइट भरी और उसने लॉन्च करी गई IRNSS-1E। IRNSS की हमें फुल फॉर्म पता है, इंडिजीनियस तुम बताओगे नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं। IRNSS इज अ नेविगेशन सैटेलाइट, अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम पीछे करके फिर से देख लो, ठीक है। फिर यहाँ से 5th सैटेलाइट IRNS नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी, इंडियन रीजनल नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, इंडियन रीजनल नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। 10 मार्च को PSLV-C-32 ने अपनी 34th फ्लाइट भरी और लॉन्च की फिर से 6 सैटेलाइट ऑफ IRNS, और ये इंडिया की 33rd कंजिक्यूटिवली सक्सेसफुल लॉन्च थी। कितनी थी? 33rd। 28 अप्रैल को PSLV-C-33 अपनी 35th फ्लाइट भरी उसने IRNS-1G। 7th IRNS सैटेलाइट थी हमारी जो बाहर गई थी टू सब जियो सिंक्रोमस ट्रांसफ़र ऑर्बिट, ठीक है। 23 मई की बात करें 2010 में तो RLV-TD वो सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड, ठीक है, टेस्ट करी गई थी, भेजी नहीं गई थी, ध्यान रखना। RLV-TD 22 जून की बात करें तो PSLV-C-34 ने अपने फ्लाइट, जब उन्होंने फ्लाइट भरी अपनी तो कितना वेट लेके गई थी? 7.5 kg कार्टोसैट सीरीज सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। उसके साथ 19 को पैसेंजर भी गए थे जो कितने वेट के थे? अप्रॉक्स 560 वेट के टोटल, एज लिफ्ट ऑफ 505 kg पोलर सन सिंक्रोमस ऑर्बिट, ठीक है। 28 अगस्त की बात करें तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल मिशन ऑफ इसरोज scramjet engine towards realization of air breathing propulsion system was successful। तो इसमें क्या हुआ था कि हमने एयर ब्रीदिंग propulsion का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेट करना या धक्का देना, मतलब वो एक्सेलरेट करा, तो उन्होंने एयर ब्रीदिंग से हमने ट्राई करा कि रियलाइज़ करा कि हम एयर का भी यूज़ कर सकते हैं एक्सेलरेट करने को। तो 8 सितंबर को क्या हुआ था? GSLV-EO-5 ने अपनी 10th फ्लाइट भरी और लॉन्च करी इंडियाज़ जियो सिंक्रोमस सैटेलाइट, ठीक है, इनसैट 3DR, जो एक एडवांस वेदर सैटेलाइट थी जो अप्रॉक्स 2000 kg की थी, 2211 kg की थी, इन GTO जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट में। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वही वो अप्रॉक्स सेम रोटेशन टाइम पीरियड होता है जिसका सेम 23 hours 56 minutes। तो इनसैट 3DR थी जो एडवांस वेदर सैटेलाइट थी, ठीक है। 26 सितंबर को क्या हुआ था? PSLV-C-35 ने अपनी 37th फ्लाइट भरी थी और SCAT सैटेलाइट 1 फॉर वेदर रिलेटेड स्टडीज़ 7 को पैसेंजर सैटेलाइट के साथ भेजी थी PSSO में, पोलर सन सिंक्रोमस ऑर्बिट में। 6 अक्टूबर की बात करें तो इंडियाज़ लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-18 वॉज इंडक्टेड इनटू इनसैट और GSAT, ठीक है। 2017 में क्या हुआ था? तो सबसे पहले 15 फरवरी को क्या होता है? इसरो लैंडेड 104 सैटेलाइट यूजिंग सिंगल रॉकेट। इट वॉज अ लाइक बहुत किसकी बात है? सरप्राइजिंग की बात थी कि 104 सैटेलाइट। फिर 5 मई को फिर से हमने GSLV लॉन्च करी साउथ एशियन सैटेलाइट में, 5 जून फर्स्ट डेवलपमेंट इंडियाज GSLV MK3 लॉन्चेस GSAT-19। 23 जून में PSLV-C-38 ने लॉन्च किया 31 सैटेलाइट इन सिंगल फ्लाइट। 29 जून को इंडियाज GSAT लॉन्चेस 17 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। 31 अगस्त को PSLV-C-31 ने फ्लाइट
IRNS-1H नेविगेशन सैटेलाइट को कैरी करा था, लॉन्च भी करा था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा था, ठीक है। उसके बाद 2018 में 12 जैन PSLV 31 लॉन्च 31 सैटेलाइट। 23 मार्च को इसरो भेल ने टाई अप करा ताकि वो प्रोडक्शन करे लिथियम आयन सेल की। लिथियम आयन सेल एक फ्यूल सेल होता है, ठीक है। 29 मार्च 2018 में, अगर तुम्हें और भी सेल्स के बारे में पढ़ना है तो जस्ट कमेंट कर देना, मैं आगे और वीडियोस भी बना दूंगी। 29 मार्च 2018 में की बात करें तो GSLV लॉन्च GSAT 6A। 12 अप्रैल PSLV C41 लॉन्चेस IRNS-11 नेविगेशन सैटेलाइट। 25 अप्रैल GSAT 11 लॉन्चेस रीशेड्यूल। जो GSAT 11 को जो लॉन्च करनी थी सैटेलाइट वो सारी रीशेड्यूल कर दी गई थी। 22 जून को डिस्कवरी ऑफ सब सैटर्न लाइक प्लैनेट अराउंड द सन लाइक स्टार। 16 यहाँ पे एक प्लैनेट का डिस्कवरी हुई थी सन लाइक स्टार के अराउंड। 16 सितंबर PSLV C42 लॉन्चेस 2 फॉरेन सैटेलाइट। लॉन्च करते हमने 2 बाहर के सैटेलाइट। 14 नवंबर को GSLV MK3DS ने लॉन्च करती GSAT 29। 29 नवंबर को PSLV C43 ने लॉन्च करे थे हिसेस एंड 30 कस्टमर, मतलब 30 फॉरेन सैटेलाइट, बाहर की सैटेलाइट। कस्टमर सैटेलाइट मतलब उन्होंने कंट्रीज़ ने पैसे दिए थे इंडिया को और लॉन्च करवाई थी। 5 दिसंबर GSAT 2 इंडियाज़ हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट फ्रॉम फ्रेंच गुआइना। यहाँ पे देखो फिर से आ गया ना वो वर्ड, वही स्टेट, तो यहाँ से हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुई थी। 19 दिसंबर 2018 की बात करें तो GSLV F11 लॉन्चेस GSAT 7A, ठीक है। इतनी नहीं, हाँ 25 जैन, सॉरी दिस इज अ मिस्टेक इन हियर। 25 जैन की बात करें तो PSLV C44 लॉन्च्ड माइक्रोसैट R एंड कैलमसेट V2। 6 फेब की बात, 6 फेब 2019 में GSAT 31 लॉन्चेस फ्रॉम फ्रेंच गुआना। फिर से वहाँ से हमने GSAT 31 लॉन्च किया था। पहले हमने हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करी थी यहाँ से GSLV F11, और उससे पहले हमने लैंड कराई थी, ठीक है। 1 अप्रैल हुआ था PSLV C45 लॉन्च EMISAT एंड 28 कस्टमर सैटेलाइट। 22 मई में PSLV C46 ने RISAT 2A रिसोर्स सैटेलाइट 2A लॉन्च करी थी। 15 जुलाई को चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च्ड। ये 2019 की चल रहा है सारा, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ से PSLV 2019 के फेज़ की बात चल रही है यहाँ से कि 2000 PSLV C44 लॉन्च हुआ था माइक्रोसैट एंड कैलमसैट। फ्रेंच गुआइना से हमने लॉन्च कराई थी GSAT 31। PSLV C45 लॉन्च हुई थी, लॉन्च करी EMISAT एंड 28 कस्टमर सैटेलाइट। PSLV C46 रिसोर्स 2A। 15 जुलाई चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च्ड। दैट वॉज वेरी अनसक्सेसफुल बट इट वॉज काइंड ऑफ कि वो बहुत सक्सेसफुल भी था लेकिन वो अनसक्सेसफुल था। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था चंद्रयान 2 का वो तो पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे के गया था, ठीक है। तो अब अभी और नहीं है आगे या है तो हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। न्यूक्लियर एनर्जी होती है कि एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियस आफ्टर फिजन। मतलब यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम टूट जाता है 2 यूरेनियम के आइसोटोप प्लस इलेक्ट्रॉन में, तो ये टूटने के बाद जो एटम टूटता है इसका, समझे, मॉलिक्यूल टूट रहा है, एटम टूट रहा है, एटम का न्यूक्लियस अलग अलग हो रहा है, तो इससे जो एनर्जी निकलती है वो फिजन होती है। ये ध्यान रखना है, इन सब के बारे में बहुत ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रखा है हमने, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी हमको पता चल गया, लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? स्पेस में, जो है स्पेस क्राफ्ट प्रोपल्शन का मतलब मैंने पहले ही बताया था, लिफ्टिंग या एक्सलरेटिंग। अब क्या होता है, अभी के टाइम में क्या होता है कि रॉकेट लिफ्टिंग के लिए हमें डिपेंड करता है सारा केमिकल फ्यूल फॉर फोर्सेबल फ्यूचर। लेकिन अगर न्यूक्लियर इंजन टेक ओवर कर लेना तो वो फिर ऑर्बिट के बाद कर लेगा, मतलब समझना चाहो समझो एक बार। NTP इंजन्स, न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर हीट्स अप द लिक्विड हाइड्रोजन की तरह। एक देखो, हमारा होता है हाइड्रोजन एक फ्यूल, ठीक है, वो इस लिक्विड प्रोपेलर मतलब लिक्विड फ्यूल को वो हीट करता है जो गैस पे कन्वर्ट कर देता है, विच एक्सपैंड एंड प्रोवाइड थ्रस्ट एंड प्रोपेल द स्पेस क्राफ्ट। अभी के टाइम में ये होता है, लेकिन इस स्पेस क्राफ्ट से वी विल नीड
अब इस तरीके से मतलब हमने इसको गैस बना दी तो वो एक टाइप से क्या हो गया, लाइट वेट हो गया थोड़ा सा कंपेरेटिवली एक लिक्विड के कंपेयर पे। लेकिन इस टाइम से हमें क्या चाहिए होगा, हीट करके हमें फ्यूल कम लगेगा और हमारा टाइम भी कम हो जाएगा। मतलब अगर मैं मार्स तक जाऊंगी ना तो मेरे को 25% टाइम कम लगेगा। अगर मेरे को 4 दिन लगते होंगे ना तो मेरे को 3 दिन लगेंगे। तो एक टाइप से क्या हो गया, एस्ट्रोनॉट का भला हो गया इससे। कैसे, एस्ट्रोनॉट को कॉस्मिक रे से नहीं मिलना पड़ा, मतलब एक दिन कम, थोड़ा कम मिलना पड़ा, मतलब कॉस्मिक रे से जो उनका एक्सपोजर था वो कम हो गया, टाइम कम हो गया और फ्यूल कम हो गया। इससे 3 चीज़ बनी, एक्सपोजर कम हो गया, टाइम कम हो गया और फ्यूल भी कम हो गया, जिससे हमें सेविंग्स होती हैं। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है कि एटम्स मॉलिक्यूल्स नैनो लेवल पे हमें डिज़ाइन, प्रोड्यूस और स्ट्रक्चर ऐसे डिवाइस कर प्रोड्यूस करना, सिस्टम ऐसे प्रोड्यूस करना मैनिपुलेट करके। टेक्नोलॉजी का मेन मकसद क्या होता है कि एटम्स मॉलिक्यूल को मैनिपुलेट करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर डिवाइस कर मतलब बनाना जो हमें हेल्प करेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि एक स्पेस फ्लाइट होगी ना वो मोर प्रैक्टिकल बन जाएगी। सोलर सेल पता है क्या होता है, जो तुमने देखा होगा कि कोई भी सैटेलाइट होता है उसके चारों ओर एक तो वो होते हैं, कुछ ऐसा बना होता है ना, तो ये होते हैं सोलर सेल। ठीक है, जिससे वो ना ऐसे, मतलब कई सैटेलाइट होती हैं वो ऐसे भी होते हैं, दिखा एक सेकेंड, मतलब मेनली तो ऐसे, मतलब शायद तुमने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन वो कुछ ऐसे करके कुछ फ्लैग्स टाइप होते हैं, तो वो होते हैं सोलर सेल। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी से पता है क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर लेवल पे कन्वर्ट करती है ना, तो चीज़ों को कहीं ना कहीं लाइट वेट बनाने में हेल्प करती है। इससे क्या होगा, अमाउंट ऑफ रॉकेट फ्यूल सेम चीज़ जो यूज़ होगा वो कम होगा, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ऑर्बिट तक, तो एक ऑर्बिट तक रीच करने के लिए कैसे जाते हैं हम, पहले अर्थ को चारों ओर ऐसे 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 इलेप्टिकल पाथ बना के फिर दूसरे उसमें जाते हैं ना, ऐसे जाते हैं ना। यहाँ से अगर ये अर्थ है और ये मून तक जाना है तो वो ऐसे ही तो जाएगी कोई भी सैटेलाइट। तो अब यहाँ से, तो अब क्या होगा कि इसको ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए थोड़ा कम पैसा लगेगा, मतलब फ्यूल कम लगेगा तो अपने आप, और कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग भी कम हो जाएगी अपने आप ही। तो और कॉम्बिनेशन का अगर हम इसको नैनो सेंसर और नैनो रोबोट्स के साथ कंबाइन करेंगे तो हम स्पेस सूट और स्पेस शिप की परफॉर्मेंस भी वो कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर हम बहुत छोटे छोटे नैनो रोबोट्स बनाएंगे या नैनो सेंसर्स बनाएंगे। अब पता है नासा, स्पेस नैनोटेक एट MIT और लाइटपोर्ट, ये तीनों इस नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ये तीनों अलग अलग चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं इसकी, मतलब चल रहा है काम। अब नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हमें पता है कि डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, डेवलप टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड बेटर लाइफ एंड हेल्थ, आजकल की लाइफ के लिए। लेकिन हम स्पेस में, मतलब मेन मतलब क्या होता है, हार्नेस सेलुलर एंड बायोमोलिकुलर प्रोसेसेस। ठीक है, लेकिन स्पेस में क्या काम होता है, स्पेस में ऐसे क्या काम करवाता है ये, प्रिपेयर अस फॉर लॉन्गर स्पेस मिशन टू मून, मार्स एंड फर्दर अवे विद द न्यू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन, बिल्ड हैबिटेट, प्लांट्स, रिसाइकलिंग वेस्ट एंड मोर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजी हेल्प क्या करता है, बायोटेक्नोलॉजी मेनली बायोलॉजी और हमारी लाइफ से रिलेटेड काम करता है। तो ये हमें इतना ज़्यादा वो बना देता है कि हमें जैसे ऑक्सीजन, मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी में चेंजेस करवा के हमें ऑक्सीजन कम, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वही हो, जस्ट एन एग्जाम्पल। जैसे हमें ऑक्सीजन कम, हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस, या हमारे कुछ खाने में ऐसा कर दे कि हमें भूख, जैसे हमारा कई देर के लिए पेट भर जाए, कुछ ऐसा इस टाइप का प्लांट बनाए, कुछ ना कुछ चेंजेस करें। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच ऑल्सो नोन एज स्पेस कम्युनिकेशन। ये मेनली दो चीज़ों पे काम करता है, एक ट्रांसमीटर, रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या करता है, सिग्नल ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, जो मैसेज को एनकोड करता है, फिर वो घूमते घूमते डिकोड कर, फिर रिसीवर के पास जाता है तो वो मैसेज को डिकोड करता है और वो रिसीव करता है। देखो, अब तुम स्पेस में होगे जहाँ एयर नहीं है, अभी तो तुम मेरी वॉइस को सुन पा रहे हो, या तो तुमने हेडफोन लगाया होगा या तो तुम फ़ोन से सुन रहे होगे। तो फ़ोन्स के जो साउंड से तुम्हारे कानों तक जो आवाज़ आ रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि बीच में एयर है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। अब स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं है, तो वो स्पेस कम्युनिकेशन ऐसे यूज़ करते हैं, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के फॉर्म में। ठीक है, मैंने चारों टाइप की टेक्नोलॉजी का मैंने बेस दिया है, ज़्यादा वो नहीं दिया कि बहुत डीप में गए होंगे हम, नहीं, बहुत बेसिक बताया है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, इतना ही पता होना चाहिए, मतलब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी अब 10 MCQs हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एम सी क्यूज़
ये कुछ MCQs हैं जो अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी इज़ अ टेक्नोलॉजी यूज इन। स्पेस टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ होती है? स्पेस टेक्नोलॉजी हमने अभी पढ़ी है। क्या आउटर स्पेस में यूज़ होती है, इनर स्पेस में यूज़ होती है, अर्थ में यूज़ होती है, सन में। स्पेस टेक्नोलॉजी जस्ट अभी हमने पढ़ी है, कहाँ यूज़ होती है? आउटर स्पेस में। समझे? अगर तुम्हें नहीं पता तो तुमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्लूड स्पेस व्हीकल्स सच एज स्पेस क्राफ्ट, सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन, ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। स्पेस क्राफ्ट, सैटेलाइट, स्पेस स्टेशन, तीनों चीज़ यूज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ट्रैवलिंग एंड or conducting activities beyond the atmosphere of the earth, exploration or spacecraft is known as earth technology, microtechnology, space technology, deep technology. Answer is C, space technology. अभी ऊपर ही हमने पढ़ा। अगर तुम्हारा ये आंसर बोलो तो तुम्हारा फोकस बहुत कम है। फोकस करो, फोकस। Question number 4, the space age era began with the satellite Sputnik being launched in 1957. हमने पढ़ा था। इसके बाद हमारे जो फाउंडिंग फादर थे विक्रम साराभाई, उन्होंने हमारा जो पोटेंशियल था वो रियलाइज़ करके पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ स्पेस प्रोग्राम बनाया था अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जिनके फादर कौन थे? एटॉमिक एनर्जी के फादर कौन थे? बाबा कौन से? बताओ पूरा नाम बताओ। जिनके नाम मतलब उसका नाम बताओ। क्या उस रिसर्च सेंटर का नाम बताओ जो बाबा फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नाम पे बेस्ड है। उनका नाम भी बताओ और कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च एंड इन कॉस्पार वाज एस्टैब्लिश? ये मैंने बताया था, विच इज़ 1962 बताया था मैंने। अगर तुम्हें नहीं पता तो बहुत गलत बात है। ये बहुत इजी MCQs नहीं है, मैंने ज़्यादा टफ नहीं लिए। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन वाज कंस्ट्रक्टेड इन। सबसे पहला कहाँ हुआ था? सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन ऑफ अर्थ स्टेशन वाज कंस्ट्रक्टेड इन अहमदाबाद। ठीक है, ये मैं क्यों ले रही हूँ? ताकि तुम्हारा जो तुम्हें नहीं कवर अप हो पाया उस PDF में तुम यहाँ कवर अप कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स टाइप ऑफ सैटेलाइट? बायो सैटेलाइट, कम्युनिकेशन नेविगेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन या ऑल ऑफ द अबव? विच इज ऑल ऑफ द अबव। देखो, कम्युनिकेशन नेविगेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन के बारे में तो हमने पढ़ा ही है। बायो सैटेलाइट कहाँ यूज़ होती है? एज द नेम सजेस्ट, बायोलॉजी, मतलब ट्रीज एंड ऑल, इन सब के बारे में पढ़ने के लिए, मतलब कहाँ पे फॉरेस्ट है या फिर बायोग्राफी पढ़ने के लिए, समझे? बायोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 17 मार्च 1980 द फर्स्ट ऑपरेशनल इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड। कौन सी थी वो? बताओ। वो थी IRS-1A। नहीं, ये PDF में भी था, पढ़ो तुम उसको। फुल फॉर्म ऑफ इसरो क्या था? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, विच इज ऑप्शन A, ठीक है। आर्यभट्टा इंडियाज फर्स्ट इसरो सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड ऑन 19 अप्रैल 1975। क्या ट्रू था, फॉल्स था? कोई ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स बताते, कैन नॉट से। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए, जल्दी चाहिए, बिल्कुल जल्दी। तो एक बार मैं PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी, तो वो रिवाइज़ कर लेना और वो करते रहना रिवाइज़, ताकि माइंड में वो क्वेश्चंस बने रहें, वो चीज़ें बनी रहें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पढ़ते रहो।